हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई थिंक इस आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 8 आज हमारा अपना ज्योग्राफी बेस का जो ज्योग्राफी बेस से जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका 7 डे है। दैट इज़ हमारा जो आगे का पॉइंट है वो है बायोस्फीयर एंड द इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स मैं आपको समझाना चाहूँगी व्हेन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी कि जहाँ पर भी पानी, हवा, वायु और जीव जंतु जिनकी लाइफ पॉसिबल होती है, ऑब्वियसली जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, हवा होंगी, वायु होंगे, जीव जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, तो जहाँ पर भी जहाँ लाइफ सपोर्ट हो सकती जीवन, जहाँ इंसान या जानवर की, तो दैट इज़ उस इन्वायरमेंट को कहते हैं बायोस्फेयर। इन अ बायोस्फेयर लिविंग बीइंग्स आर द इंस्ट्रैक्ट एंड द इंटरडिपेंडेंट ऑन इच अदर फॉर द सर्वाइवल। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के इंटर डिपेंडेंट एंड इंटरेक्टेड, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होना। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा स्टूडेंट्स कि पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो हम छोड़ते हैं, एंड दैट्स दूसरा है हमें होती है ऑक्सीजन की ज़रूरत जो हमें पेड़ देते हैं। तो दैट इज़ हम इसमें ये एक चेन बनी हुई है जिसको हम एक दूसरे पर डिपेंड होना कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है। हम जीवित रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दैट इज़ इस चीज़ को कहते हैं सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड, ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट सॉइल, हेल्प इन स्टोरेज अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट, नट्स, ऑयल एंड द मेडिसिन प्लांट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स है ना, हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमारी सॉइल का प्रोटेक्शन करते हैं, स्टोरेज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर में, एंड फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, ऑयल देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ओके एक्सेट्रा, है ना। तो फाइनली क्या होता है कि हम लोग है ना पूरी तरह से डिपेंड्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर। बिना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बायोस्फीयर एंड द इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स एज वेल एज एंटीक लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, hides and wool. Insects like bees provide us honey. अब तुम्हें पता है कि हनी क्या होती है, हमें शहद प्रोवाइड करती है। ओके, अब वाइल्ड लाइफ में जो होते हैं उसमें होते हैं जीव जंतु, एनिमल, बर्ड्स, कीड़े मकोड़े। ये सभी एक जो जीव जंतु होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क, मीट, हनी, चमड़ी, वूल, दैट इज़ उनकी खाल वगैरह जो भी XYZ, है ना। तो ये जो हमें जानवरों से चीज़ें मिलती हैं वो ये होती हैं द बर्ड्स, यानी सॉरी and have an the important role to play as the decompromiser in the ecosystem। यानी कि डीकॉम्प्रोमाइजर्स में ये चीज़ कहलाती है कि हमें जो भी जानवरों से चीज़ें मिलती हैं और हम उनका यूज़ करते हैं, दैट इज़ ये डिकॉम्प्रेशन कहते हैं। द birds feeds on the insects and act to the decompromiser. Small insects feed on dead livestock and the consider as the vital cleanser and the environment. Thus, all of the integrals to managing to balance of ecosystem। यानी कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे बर्ड्स हैं वो क्या करती है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, डीकॉम्प्रोमाइज़र का काम करती है। उसमें उसी तरह से जैसे चिड़िया को आपने देखा होगा तो वो क्या करती है, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाती है, जो लाइव नहीं है वो मरे हुए हैं छोटे छोटे जीव जंतु उनका खात्मा करती है, उनका सफाया करती है। उसी तरह से आपने गिद्ध को देखा होगा कि वो मरे हुए जानवरों को खाकर उसकी सफाया करता है। तो ये एक तरह की एक चेन है कि जो डीकॉम्प्रोमाइज़र का काम करती है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ एक तरफ लिविंग पर्पस का काम करते हैं वहाँ पर डीकॉम्प्रोमाइज़र का काम करते हैं। यानी कि हर वो चीज़ जिसको ख़त्म करना, सड़ी गली चीज़ों को फिनिश करना, ये एक तरह के चेन की तरह काम करते हैं। जैसे अब गिद्ध नहीं होते तो सड़ी गली चीज़ों को कौन, जो मरे हुए जानवर हैं उनको कौन क्या करता। अब चिड़िया है जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है, छोटे छोटे जानवर हैं जो एक दूसरे के डिपेंड। तो ये एक तरह से आगे स्टूडेंट्स चेन बनती चली जाती है। एंड द इकोसिस्टम
is on the integers between plants, animal, microorganisms and the environment। यानी कि फाइनली हमारी जो ये फूड चेन है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि चूहे को सांप ने खाया या सांप को मेंढक ने खाया, मेंढक को जैसे चूहा है, चूहे को मेंढक ने यूज़ कर लिया, या मेंढक को सांप ने खा लिया तो सांप को किसी और ने, तो इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है आगे से आगे। दैट इज, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स प्ले योर पार्ट टू वाटर सेव, कि हमें प्लांट्स को सेव कैसे कर सकते हैं, वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं। तो हमारा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन, डिस्चार्ज ऑफ द untreated sewage, agriculture, chemical and the industry wastes are major contexts for water pollution। हमारे वाटर पॉल्यूशंस के कंजर्वेशन में सबसे जो मेन रोल होता है वो है सीवरेज का, एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज़ होना, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो देखा होगा आपने, इंडस्ट्रियल एरिया जो फैक्ट्रीज से जो गंदगी निकलती पानी के साथ में, ये हमारे वाटर को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। दे पॉल्यूट वाटर विद द न्यूट्रेस नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड द पेस्टिसाइड्स। यानी कि नाइट्रेट, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है इन सब में, और ये चीज़ें हमें बहुत ही हार्मफुल होती हैं एंड द वाटर पॉल्यूट करती हैं। दे रीच इन द ह्यूमन बॉडी थॉट वाटर, और ये किसी न किसी तरीके से इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है और प्रवेश कर भी रही है स्टूडेंट्स। यानी कि वाटर पॉल्यूशन, आपको पता ही होगा वाटर हमारे कितने चीज़ों में काम आता है। तो ऑब्वियसली इस तरह से गंदगी फैलने से, वाटर पॉल्यूशन के फैलने की वजह से हमारी ये चीज़ें हमारे शरीर में आ रही है। सीवरेज का गंदगी, एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज़, मेडिकल से निकले वेस्टेज, वाटर में जो ये नाइट्रेट, मेटल्स, ये तो ये सारी चीज़ें होती हैं। Forest and the other vegetations cover slow for the surface run of the storage underground water। यानी कि अब क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे हम लगाते हैं दैट इज़ वो हमारे बहुत ही काम के होते हैं। इसकी वजह से एक तो सॉइल का कंजर्वेशन तो रुकेगा ही रुकेगा, प्लस साथ में पानी का जो फ्लो है वो हार्ड एंड फास्ट ना होकर वो क्या धीरे धीरे बहेगा, तो उसकी वजह से क्या है वो पेड़ों की जड़ों में उतर जाएगा। इससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर सेफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है स्पार्कलेस इफेक्टिवली इरिगेशन द एरिया ऑफ द चेकिंग वाटर लॉस। ऐसे ऐसे स्थानों का हमें चेकिंग करना चाहिए जब वाटर लॉस होता है। इन ड्राई एरियाज विद द हाई रेट्स ऑफ द इक्विपेशंस ऑफ द ड्रिप इरेजर्स इज़ वेरी यूजफुल। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की पानी के बचाव के लिए हम लोग एक वो फव्वारे वाले जो खेती बाड़ी में जो पानी सप्लाई करने के लिए एक तो उससे वो लगाते हैं जिससे कि पानी का वेस्टेज कम होगा। दूसरा, अगर कोई हाई एरिया जहाँ पर बहुत ही हाई मतलब है ना टेम्परेचर है, वहाँ पर क्या होता है खेती बाड़ी में छोटे छोटे पाइप छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्ट उनके मुंह प्लांट्स के ऊपर ही होते हैं जहाँ से बूंद बूंद गिरती है। इससे क्या होता है एकदम पानी भाप बनकर ऊपर नहीं उठेगा और है ना वो सीधा जड़ पौधे एक्सेप्ट कर लेंगे। और स्पार्कल में क्या होता है कि पानी अब जैसे ही वो फव्वारा फेंकता है तो वो वाष्प बनकर उड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द अनदर मेथड टू सेव सरफेस वाटर। अब वाटर हार्वेस्टिंग के भी बहुत सारे हैं सरफेस मेथड हैं। रेनफॉल वाटर हार्वेस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन रेन वाटर फ्रॉम द रॉफ टॉप, डायरेक्टिंग इट एंड स्टोर इट ऑन द अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर द फ्यूचर यूज़। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि वाटर की हार्वेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने छत पे जो होता है एक बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और उस चीज़ को हम क्या करते हैं एक जगह पे सेव करते हैं, कलेक्ट करते हैं अंडरग्राउंड में। दैट इज़ उसमें क्या होता है कि वाटर सेविंग हो जाती है। 2 घंटे की लगातार बारिश में एक इतना पानी कलेक्ट हो सकता है स्टूडेंट्स की अंडरग्राउंड वो इन फ्यूचर हमारे यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। इस चीज़ को सेविंग करना, कलेक्ट करना हार्वेस्टिंग कहलाता है वाटर का। वाटर यूज़ बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए स्टूडेंट। वाटर का पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को बहुत ही ध्यान में रखकर काम में लेनी चाहिए। दैट इज़ वाटर। और उसका जो बेस्ट उदाहरण है वो वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारे रूफ कलेक्शन से जो वाटर रेनफॉल होता है उसका कलेक्शन होना है।
तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द रेनफॉल वाटर, है ना। ये इन फ्यूचर हमारी सिक्योरिटी के काम करता है और हमारा लोकेशन प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आज हमारा ये टॉपिक है एंड दैट्स ओके। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अपनी बुक में भी रीड आउट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।